हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में अपन ने 3-4 टॉपिक्स डिस्कस किए थे, 3-4 कंसेप्ट्स कह सकते हैं अपन। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, और उसका आउटपुट अपना क्या निकल के आया था। लास्ट में अपन ने क्या कहा था कि यदि के पैराविद्युतांक के माध्यम में अपन स्थिर बिंदुवत आवेशों को स्थित करते हैं तो उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल क्या होगा, निर्वात की तुलना में के गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपन ने कूलाम नियम का सदिश निरूपण डिस्कस किया था, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। उसमें अपन ने फाइनली रिजल्ट क्या निकाला था, एक शॉर्ट एंड स्वीट रिजल्ट था F12 सदिश बराबर F21 सदिश, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ था वो। F12 सदिश बराबर माइनस F21 सदिश। और इसके बेसिस पे अपन ने कहा क्या था कि कूलाम नियम भी न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का ही एक रूप है। इन द सेंस Q1 आवेश पर बल लगा रहा था Q2 आवेश, जिसको अपन ने कहा था F12 सदिश। इसी प्रकार Q2 आवेश पर बल लगा रहा था Q1 आवेश, जिसको अपन ने क्या कहा था, F21 सदिश। क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार ही इन दोनों बलों का परिमाण तो क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन दिशा एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। इसी वजह से अपन ने कहा था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ के बेसिस पे अपन ने क्या कहा था कि कूलाम नियम भी न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम का ही एक रूप है। ठीक है। इसके बाद अपन ने आवेश वितरण डिफाइन किए थे। अलग अलग प्रकार के आवेश वितरण थे, सतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण। फिर सतत आवेश वितरण में अपन ने छोटे छोटे टाइप्स डिस्कस किए थे सतत आवेश वितरण के, जैसे रेखीय आवेश वितरण है, किसी तार पे वितरित है। रेखीय आवेश घनत्व डिफाइन किया था। वैसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व डिस्कस किया था, और लास्ट में अपन ने आयतन आवेश घनत्व डिस्कस किया था। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीम पोजिशन को डिस्कस किया था। एक आसान सा कंसेप्ट था कि यदि बहुआवेश निकाय की अपन बात कर रहे हैं तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला कूलाम बल, परिणामी कूलाम बल अन्य आवेशों के द्वारा क्या लगेगा, स्वतंत्र रूप से लगेगा, और स्वतंत्र रूप से लगने वाले कूलाम बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, अन्य सभी आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से लगने वाले कूलाम बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। ऐसा कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है। अब इसमें बहुआवेश निकाय के लिए अपन ने एक फॉर्मेशन बना के, निकाय बना के, उसके लिए अपन ने एक आवेश पे अन्य आवेशों की वजह से लगने वाला परिणामी कूलाम बल भी अपन ने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। समेशन फॉर्म में था, एक आसान सा फॉर्मेशन था। लास्ट में अपन ने विद्युत क्षेत्र को डिफाइन किया था, और विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के बाद विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए डिफाइन करते हुए मैथमेटिकल एक फॉर्मेशन निकाला था, और मात्रक और लास्ट में विमा डिफाइन की थी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नए कंसेप्ट्स हैं, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन नए कंसेप्ट्स के साथ एक दो बार पढ़ोगे तो आप क्या हो जाओगे, हैबिचुअल हो गए। साथ में इस वीडियो के साथ में जो डिस्कस करूँगा नेक्स्ट कंसेप्ट्स, उनका एक PDF फॉर्मेट में नोट्स भी डालूँगा, तो उसको आप डाउनलोड करके अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में भी जो है उसको आप नोटबुक में नोट करके मेंटेन कर सकते हैं अपने नोट्स को। ठीक है। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये क्या बेसिक कंसेप्ट है, तो इनको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो कल भी बताया था मैंने, किसी विद्युत आवेश या आवेशों का कोई निकाय ले लीजिए, किसी विद्युत आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह असीमित क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह कूलाम बल का अनुभव करता है, तो यह असीमित क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखो एक आसान सा डेफिनेशन है, कल डिस्कस किया हुआ है, फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, इसको दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिए। किसी विद्युत आवेश
या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह असीमित क्षेत्र, मैं बोल रहा हूं असीमित क्षेत्र, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह कूलाम बल का अनुभव करता है, तो यह असीमित क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पे जो कूलाम बल लग रहा है ना, इस कूलाम बल की प्रकृति क्या होती है? वो किस पे निर्भर करेगी? आवेशों की प्रकृति पे निर्भर करेगी। कूलाम बल की प्रकृति का मतलब है कि कूलाम बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, यह आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है। यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो नोट में मैंने बताने की कोशिश की है। जैसे फर्स्ट की बात करें अपन, विद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश क्षेत्र है, और सदिश क्षेत्र है तो इसकी दिशा भी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, दिशा क्या होगी? सदैव निकाय देखना पड़ेगा अपन को, दो आवेशों का निकाय है या एकल आवेश निकाय है। दो आवेशों के निकाय की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव क्या होगी? धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पे समाप्त होगी। ध्यान रखिएगा, केस फर्स्ट में मैंने बता रखा है। और यदि एकल आवेश निकाय है तो एकल आवेश निकाय में क्या होगा? जैसे एकल आवेश क्या है? धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ? असीमित क्षेत्र है ना, तो कहाँ पर समाप्त होगी? ये अनंत पर समाप्त होगी। ठीक है। और यदि एकल आवेश क्या है? ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश के केस में क्या होगा? अनंत से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होगी। ठीक है। दूसरा जो कंसेप्ट है वो क्या है कि ये जो विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट है ये किसने दिया? एक वैज्ञानिक है, काफी अच्छा वर्क किया हुआ है फिजिक्स में, माइकल फेराडे। तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा या कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? वैज्ञानिक फेराडे ने दिया था। कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसे एक तो स्रोत आवेश की बात करें, एक परीक्षण आवेश की, तो ये क्या यूज करूंगा मैं आगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए, तो इनको डिफाइन कर देते हैं। स्रोत के आवेश क्या होता है? स्रोत आवेश क्या? वह आवेश जिसके कारण अपन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसके लिए अपन डिस्कस करने वाले हैं। स्रोत आवेश वह आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश क्या होता है? इसको अपन क्यू नोट से डिनोट करते हैं। परीक्षण आवेश की बात करें तो परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जो स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जैसे परीक्षण आवेश को क्या बोलेंगे अपन? टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए काम में आता है। दूसरा, परीक्षण आवेश का परिमाण अपन क्या लेते हैं? नगण्य लेते हैं। परीक्षण आवेश क्या है? स्वयं का नगण्य प्रभाव, मतलब न के बराबर प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि इसका भी कुछ ना कुछ परिमाण होगा और ये अपना कोई प्रभाव उत्पन्न करेगा, तो इसको जैसे अपन स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को टेस्ट करने के लिए लेके आएंगे ना, तो ये स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को क्या कर देगा? प्रभावित कर देगा। तो उसकी तीव्रता को अपन सही तरीके से ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंपल्सरी है ये कि स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को परीक्षण आवेश क्या प्रभावित नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का, परीक्षण आवेश का परिमाण नगण्य लेते हैं अपन, ताकि यह स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज, इससे क्लियर रखना इस टर्म को। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, क्या कंसेप्ट है? यदि अपन स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता को परिभाषित करना चाहें तो क्या करें? उस बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 के लाके क्या कर देंगे? रख देंगे। जैसे रखेंगे तो उस परीक्षण आवेश Q0 पर स्रोत आवेश की वजह से क्या लगेगा? कूलाम बल लगेगा। वही कूलाम बल और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाती है। देखो डेफिनेशन यही बनाई हुई है, यहाँ रीड कर रहा हूँ उसको। स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर स्रोत आवेश के कारण लगने वाले कूलाम बल तथा परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाती है। मैथमेटिकली इसको डिफाइन कर दिया। विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो E सदिश बराबर कूलाम बल बटा में परीक्षण आवेश, तो F सदिश बटा में Q0। यहाँ पे मैंने ऊपर डिफाइन किया है परीक्षण आवेश को, वही चीज़ है। Q0 का मान अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए ताकि यह स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। तो ये लिमिट अपन को लगानी पड़ेगी फॉर्मेशन के अंदर। तो परिशुद्ध रूप में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? देखिए, E सदिश बराबर लिमिट Q0 टेंड टू 0 F सदिश बटा में Q0, F सदिश बटा में
Q0। और मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक क्या हो जाएगा, बल बटा में आवेश है तो कुलाम, आवेश का मात्रक कुलाम, बल का मात्रक न्यूटन, तो क्या हो जाएगा न्यूटन बटा में कुलाम। या फिर इन शॉर्ट न्यूटन को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और कुलाम को कैपिटल C से, तो न्यूटन इंटू कुलाम इनवर्स हो जाएगा। विमा की बात करें तो बल की विमा क्या होती है m1L1T-2 और आवेश की विमा क्या होती है A1T1। दोनों को मर्ज करेंगे तो विमा क्या हो जाएगी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की m1L1T-3 A-1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अपन ने कल डिस्कस कर लिया था, लेकिन ये टर्म्स आपको बिल्कुल आगे यूज होने वाली हैं, तो इनको ढंग से अपन को समझना और ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटा सा कंसेप्ट और भी है यहाँ पे, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। यदि अपन विद्युत क्षेत्र को डिफाइन कर चुके हैं, तो उस विद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेश को रखते हैं तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा, उस बल की दिशा क्या होगी, ऐसा एक सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो क्या डाला है मैंने नोट के अंदर, यदि ई सदिश तीव्रता के क्षेत्र में Q परिमाण का आवेशित कण रख दिया जाए तो इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल कितना लगेगा, F सदिश बराबर QE सदिश। अब आप लोग कहोगे कि ये फॉर्मेशन कहाँ से आ गया, ये कुलाम बल का फॉर्मूला तो अपन ने बताया नहीं, ये ऊपर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का डेफिनेशन दिया है ना अपन ने मैथमेटिकली, उसी से फॉर्मेशन बनाई है। देखो ई सदिश बराबर क्या लिखा है अपन ने, F सदिश बटा में Q0। तो यहाँ से F सदिश Q0 बटा में वो दूसरे साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा F सदिश बराबर Q0 ई सदिश। यहीं से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण अपन को दे रखा है और आवेश का परिमाण अपन को दे रखा है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर कितना बल लगेगा, वही चीज यहाँ पे बताई हुई है कि यदि ई तीव्रता के क्षेत्र में Q परिमाण का आवेशित कण रख दें स्थित हो तो इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण कितना विद्युत बल लगेगा, F सदिश बराबर QE सदिश। अब बल है तो दिशा भी होगी, सदिश होता है बल। दिशा की बात करें तो क्या होगी, इस बल की दिशा, केस फर्स्ट, यदि अपन धनात्मक आवेश लेते हैं तो देखो इस डायग्राम में क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या लेफ्ट टू राइट दिखा रखी है, बड़े बड़े एरो 3 काम में लिए हुए हैं मेरे, और ई सदिश लिख रखा है। ठीक है, अब इसमें प्लस क्यों आवेश रखा है ना, तो प्लस क्यों आवेश पर बल की दिशा देखो F सदिश, ये भी लेफ्ट टू राइट ही है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। उसका कारण देखो, एक बेसिक बात मैं कर रहा हूँ, मैंने ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा आप लोगों को बताई है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस आवेश की ओर होती है। तो ये मैंने कर्ली करके और प्लस 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 इधर, माइनस 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 इधर दिखा रखा है, ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वैसे कंसेप्चुअली अपने दिमाग में रहना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। तो प्लस क्यू आवेश क्या होगा, प्लस से प्रतिकर्षित होता है, और माइनस क्यू से क्या होता है, माइनस से क्या होता है, ये प्लस क्यू आकर्षित होगा। तो इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की वजह से या विद्युत क्षेत्र की वजह से बल की दिशा क्या होगी, ई सदिश की दिशा में होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, लेफ्ट टू राइट। देखो F सदिश की दिशा एरो से दिखा रखा है कहीं पे, प्लस क्यू आवेश पर। ठीक है, तो यदि धनात्मक आवेश हो तो इस बल की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी। ठीक है, और यदि माइनस क्यू हो, माइनस क्यू या ऋणात्मक आवेश हो तो देखो ऋणात्मक आवेश के लिए वही ई सदिश की दिशा वही दिखा रखी है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेकिन इसमें माइनस क्यू आवेश रख रहे हैं तो माइनस क्यू आवेश पर बल की दिशा क्या हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट हो जाएगी, मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो जाएगी। ये लिखा हुआ है, ऋणात्मक आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी विद्युत बल की दिशा। ठीक है, चलो आसान सा कंसेप्ट था, बता दिया। आगे एक लास्ट में टॉपिक आएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखेंगे ना, तो उस पर बल और बल आघूर्ण परिभाषित करेंगे, तो वहां पे ये कंसेप्ट काम में आने वाला है। तो यहीं पे छोटा सा कंसेप्ट था, डिफाइन कर दिया, उसको याद रखना, दिमाग में रखना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करोगे तो बिंदुवत आवेश का निकाय अपन को बनाना पड़ेगा। निकाय के लिए अब भाई स्थिर विद्युतिकी है तो इस बिंदुवत आवेश को कहीं ना कहीं अपन को रखना पड़ेगा, किसी न किसी बिंदु पर रखना पड़ेगा। स्थिर विद्युतिकी, स्थिर होना चाहिए अपना बिंदुवत आवेश, तो इसके लिए अपन ने एक निर्देश तंत्र की सहायता ले ली चीज़ों को आसान करने के लिए, और निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O पर अपन ने स्रोत आवेश को रख दिया है।
देखो लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, माना किसी निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। ये प्लस कैपिटल Q आवेश है ना, ये स्रोत आवेश है। अब आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसमें कोई बिंदु अपन को लेना है, और वो बिंदु अपन कहाँ लेंगे? इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु लेते हैं P। देखो ये लिखा हुआ है, माना किसी निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू स्थित है, और इस प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर हमें प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए परिभाषा ऊपर अपन ने दी, तो अपन ने क्या किया था? परीक्षण आवेश को काम में लिया था, तो यहाँ पे भी वही करना है। इसके लिए बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q0 रख देते हैं। ध्यान रखना, परीक्षण आवेश एकांक धनावेश काम में लेते हैं, +1 कूलाम काम में लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखने का, परिमाण में कितना काम में लेते हैं इस वजह से मैंने आपको बताया। वैसे अल्पमान होता है, लेकिन +1 कूलाम परीक्षण आवेश के रूप में यूज होता है। इसको Q0 से अपन डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट ऊपर भी किया है और अभी भी Q0 यूज किया है। तो बिंदु P पर अपन ने क्या रख दिया? परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। जैसे रखेंगे तो इस पे क्या लगेगा? स्रोत आवेश प्लस Q की वजह से क्या लगेगा? कूलाम बल लगेगा। कूलाम बल कितना होगा? देखो, अतः प्लस Q आवेश के कारण Q0, परीक्षण आवेश Q0 पर कूलाम बल क्या हो गया? F सदिश बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q बटा में r² और r कैप। आर कैप की दिशा देख लेना डायग्राम में, O से लेके P, OP सदिश की दिशा में ही है आर कैप की दिशा। ठीक है, F सदिश की दिशा भी डायग्राम में वही दिखा रखी है। परिभाषा क्या थी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की? परिभाषा से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? E सदिश बराबर F सदिश अपॉन में Q0। परिभाषा को यूज करते ही अपन को E सदिश मिल गया। समीकरण 1 व 2 जैसे मिले रिप्लेस कर दो, F सदिश को रिप्लेस कर दो समीकरण 2 में समीकरण 1 से, तो E सदिश बराबर क्या हो जाएगा? K कैपिटल Q0 बटा में r², और समीकरण 2 में बटा में Q0 है तो Q0 रहेगा, तो Q0 से Q0 कट जाएगा। जैसे कटेगा तो नेक्स्ट फॉर्मेशन अपना क्या बचेगा? E सदिश बराबर K Q बटा में r² r कैप। ठीक है, इसको समीकरण 3 दिया है मैंने, आगे यूज करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसकी दिशा की भी बात कर लेते हैं। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? आर कैप के अनुदिश, मतलब OP के अनुदिश होगी। इंडिकेट कर रखा है, देखो डायग्राम के अंदर इंडिकेट कर रखा है। OP सदिश के अनुदिश ये F सदिश और E सदिश की दिशा यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? समीकरण 3 में देखें तो देखो क्या पता चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण बिंदु P की प्लस Q आवेश से दूरी r पर निर्भर कर रहा है, और वो क्या है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण क्या होगा? समीकरण 3 से स्पष्ट है, ये लिखा हुआ है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण क्या होगा? प्लस Q आवेश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इसी बेसिस पे अपन यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिमाण और दूरी r के बीच में यदि आरेख बनाना चाहें, खींचना चाहें, तो कैसा मिलेगा? फर्स्ट वाला E और R के बीच में। ठीक है, सेकेंड वन में मैंने जो आरेख खींचा है वो काहे के बीच में है? E और 1/r² के बीच में। तो 1/r² के तो अनुक्रमानुपाती है E, तो अपन को स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है। जबकि इसका विशेष ध्यान रखना, पहले वाले का ग्राफ किस किस के बीच में, उस पर थोड़ा सा फोकस करना। E और R के बीच में पहले वाला, और दूसरे वाला E और 1/r² के बीच में, तो दोनों अलग अलग प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता घटती जाएगी, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता घटती जाएगी। यही कंसेप्ट है इसमें। इसमें देखो नोट डाल के मैंने और भी कंसेप्ट डिस्कस किया है। यदि अपन ने मूल बिंदु O पर प्लस Q आवेश के स्थान पर क्या रखा होता? माइनस Q आवेश रखा होता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण में क्या आ जाता? माइनस Q आवेश है तो माइनस चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा? तो E सदिश बराबर -KQ अपॉन में r² r कैप आ गया। लेकिन यहाँ पे -Q क्या इंडिकेट कर रहा है, वो चीज़ समझने की कोशिश करो। देखो डायग्राम में क्या है?
आर सदिश अपन ने लिखा है वो ओपी सदिश के अनुदिश दिखाया डायग्राम में, और उसी के आगे देखो मैंने आर कैप को एरो के द्वारा बता रखा है। यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या बताएगा कि इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता माइनस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या होगी, आर कैप के विपरीत दिशा में होगी। तो मैंने माइनस चिन्ह को देखो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आगे एडजस्ट किया है। इसको क्या लिखा है मैंने, ई सदिश बराबर के क्यू अपन में आर स्क्वायर माइनस आर कैप ब्रैकेट में लिखा है मैंने, ठीक है। नीचे यही बात लिखी है, तथा इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, माइनस आर कैप के अनुदिश होगी। पी ओ सदिश, अब मैंने पी से ओ की तरफ एरो लगाया, देखो पहले पी लिखा है बाद में ओ क्रम इंपोर्टेंट रहता है, ध्यान रखिए। पीओ सदिश के अनुदिश रहेगी इसकी दिशा, ठीक है। और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अपने को विद्युत क्षेत्रों के मान भी बता रखें। कैसी विशिष्ट परिस्थितियां, जैसे वायु की विद्युत रोधन क्षमता के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा, 3 × 10⁶ न्यूटन पर कुलाम। वान डे ग्राफ जनित्र में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा, 2 × 10⁶ न्यूटन पर कुलाम। वायुमंडल में क्या होगा, लगभग 100 न्यूटन पर कुलाम। घरेलू बिजली के जो तार होते हैं पोल्स पे, उनके आसपास कितना होता है, 300 न्यूटन पर कुलाम। और ऐसे ही एक्सरे ट्यूब की बात करें तो एक्सरे ट्यूब में क्या होगा, 5 × 10⁶ न्यूटन पर कुलाम। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के मान बताएं कुछ विशिष्ट परिस्थिति में। अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में भी दे रखा है, तो अपने को इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार क्या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, वहाँ पे ये वैल्यू, जैसे वन डे ग्राफ जनरेटर डिस्कस करेंगे तो उसमें वैल्यू ये डिफाइन करते हैं अपन, तो वैल्यू पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसको वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट अपन एक और कंसेप्ट है उसको डिस्कस करें। ये बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है जैसा अपन ने पीछे देखा था कि दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य जो कूलाम बल लग रहा है वो निर्वात में लग रहा है या माध्यम में लग रहा है, ठीक है। निर्वात में लग रहा था तो वहाँ पे अपन ने निर्वात की विद्युतशीलता काम में ली थी, और यदि माध्यम में लग रहा था तो माध्यम की विद्युतशीलता काम में ली थी। फिर उसको माध्यम के परावैद्युतांक के साथ रिप्लेस करके निर्वात में कूलाम बल और माध्यम में कूलाम बल के बीच में एक रिलेशन निकाला था, लास्ट में कल की क्लास में था वो। वैसा ही कुछ यहाँ पे इसमें अपन को क्या करना है कि बिल्कुल उसी तरह के परावैद्युतांक के माध्यम में प्लस क्यू आवेश को रखना है। यदि बिंदु आवेश प्लस क्यू परावैद्युतांक के प्लस, यदि बिंदुवत आवेश प्लस क्यू परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित हो, परावैद्युतांक के का माध्यम हो या विद्युतशीलता एप्सिलॉन एम का माध्यम कह दो अपन रखें, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मेशन क्या है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर के। यहाँ पे के क्या है, स्मॉल के है, स्थिर विद्युत बल नियतांक है, जिसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, स्मॉल के स्थिर विद्युत बल नियतांक। यदि आपको याद हो तो 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताया था ना निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता अपन को एप्सिलॉन एम काम में लेना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप। इसको अपन ने समीकरण 1 कह दिया। यदि परावैद्युतांक डिफाइन किया हुआ है माध्यम का, तो क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। तो यहाँ पे के बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन एम बटा में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से अपन को एप्सिलॉन एम माध्यम की विद्युतशीलता का मान पता चल जाएगा, कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रिप्लेस कर दो समीकरण एक में, इसको रिप्लेस कर दो समीकरण 2 का वैल्यू। तो जैसे रिप्लेस करोगे तो एप्सिलॉन एम बराबर क्या होगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर आर कैप। ये समीकरण 3 हो गया। जबकि अपन निर्वात में बात करें तो निर्वात में बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, निर्वात की विद्युतशीलता काम में ले लो, ई नॉट वेक्टर बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। ये अपना समीकरण 4। समीकरण 4 की वैल्यू को समीकरण 3 में रिप्लेस कर दो। समीकरण 3 व 4 से अपन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम बराबर ई एम सदिश बराबर ई नॉट सदिश बटा में के। या फिर देखो परावैद्युतांक को अपन क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। तो कैपिटल के को क्या आप
एप्सिलॉन आर भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस फॉर्मेशन से अपन को क्या बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है जैसा कूलम्ब बल के लिए अपन ने डिस्कस किया था, वही कंसेप्ट है, तो वही बात मैं यहाँ पे भी करूँगा। क्या कंसेप्ट था वहाँ पे कि माध्यम में कूलम्ब बल क्या होगा, निर्वात की तुलना में k गुना घट जाएगा या कम हो जाएगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या होगी, माध्यम में विद्युत क्षेत्र एक बिंदुवत आवेश के कारण के परावैद्युतांक के माध्यम में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, निर्वात की तुलना में k गुना कम हो जाएगी। या आपेक्षिक विद्युतशीलता अपन को दे रखी है, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, देखो यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात में तीव्रता की तुलना में k गुना कम हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे अपनी क्लास फिनिश होती है। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगा ना, उन टॉपिक्स के लिए यहाँ तक के कंसेप्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो डिस्कस किया है बिल्कुल आसान तरीके से मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। अब इसमें भी अपने लापरवाही बरते हैं या चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना चाहिए, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लास टू क्लास अपना मैटर बढ़ता जा रहा है, नोट्स वगैरह अपन मेंटेन करेंगे नहीं, तो वही है, काफ़ी समय से क्या अपन ने पढ़ाई से थोड़ा सा दूरी बढ़ गई, तो उस वजह से क्या अपन को थोड़ा सा पढ़ने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। होता है ऐसा, सबके साथ ऐसा होता है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि बराबर, जैसे आज 3rd क्लास है तो धीरे धीरे नोट्स वगैरह आप मेंटेन कर लें, तीनों क्लासों के नोट्स वगैरह मेंटेन कर लें। सारी चीज़ें आपको आसान तरीके से इसी तरीके से समझाई जाएंगी, धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा मैटर। पता चलेगा बाद में कि हाँ 50% सिलेबस हो गया। जब स्कूल ओपन हो रही है तब आप कोशिश करोगे कि कवर कर लें, तब आप कवर कर नहीं पाओगे, पिछड़ जाओगे, बाकियों से आप पिछड़ जाओगे। तो सबके साथ एक जो शुरुआत आपको दी जा रही है ना, इस शुरुआत का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।